नेपाल और भारत के बीच एक्सीलेंट बायलैटरल टाइज रहे हैं। ये दोनों देश इतिहास, संस्कृति, परंपरा और धर्म के सदियों पुराने संबंध पर स्थापित है और ये संबंध घनिष्ठ, व्यापक और मल्टी डायमेंशनल है और एक दूसरे के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव से अधिक स्पष्ट है। पर इन दिनों भारत और नेपाल के स्थायी बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने नेपाल में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और विरोधों को बार बार उकसाया है, जिसके कारण नेपाल को भारत से दूर कर दिया है। लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों ने भारत और नेपाल के बीच बायलैटरल रिलेशन को नियमित रूप से खराब कर दिया है। दोनों देश लगभग 1800 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा शेयर करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 के तहत मैनेज किया जाता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल। माय नेम इज़ राजीव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द रीज़न ऑफ डिस्प्यूट्स एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So the border has been agreed upon in the 1816 Treaty of Sukhumvit, which states in the Article 5 that Nepal renounces for himself, his heirs and successors all claim to the connection with the countries lying to the west of the river Kali. इसका मतलब ये है कि काली नदी के पूर्व में काला पानी से लिम्पियाधुरा तक ऐतिहासिक रूप से नेपाल का हिस्सा है। विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल और भारत ने 1981 में एक संयुक्त तकनीकी समिति JTC का गठन किया, जो 97% सीमा मुद्दों को हल करने में सफल रही। शेष 3% लगभग 606 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र लंबे समय से चल रहे सीमा विवादों की जड़ है। और फिर 8 मई 2020 को सीमा तनाव फिर से बढ़ गया, जब भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया, जिसका एक हिस्सा लिपुलेख क्षेत्र में नेपाल की भूमि पर बनाया गया था। सड़क के एक तरफा निर्माण पर नेपाल की घोर आपत्ति के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने तेजी से दावा किया कि ये सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र के अंदर बनाया गया है। पर भारत के सेना प्रमुख ने इस मामले को बेबुनियाद रूप से उलझा दिया, ये आरोप लगाते हुए कि नेपाल की आपत्ति चीन के इशारे पर है। कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के अभाव में इस तरह के आरोप केवल डिप्लोमेटिक क्राइसिस को गहरा करती है एंड दिस काइंड ऑफ एलिगेशन ओनली डिपेंड्स द डिप्लोमेटिक क्राइसिस एंड वैलिडेट्स नेपाल्स एलिगेशन दैट इंडिया हैज़ फेल्ड टू रेस्पेक्ट द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। लिपुलेख क्षेत्र भारत और चीन के बीच कनेक्टिविटी के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ सड़क लंबे समय से भारतीय सेना की इच्छा रही थी। भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। However, its track record of dealing with neighbors has been mostly hegemonic. पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार शिवशंकर मेनन ने जोर देकर कहा था कि फॉर इंडिया टू राइज उसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। उसकी विशेषता खुद को मजबूत करना और अपनी परिधि और बाहरी संतुलन को मजबूत करना होनी चाहिए। हालांकि व्यवहार में बाहरी संतुलन अक्सर ईस्ट एशिया में भारत की हेजेमोनिक फॉरेन पॉलिसी से प्रभावित होता है, जो यथार्थवादी आइडियोलॉजीज और पड़ोसी के अनुकूल गुजराल सिद्धांत से विचलित होता है। और हाल ही में सिक्योरिटी एंड पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज और नैरेटिव्स ने अपने पड़ोसियों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गहराई से बदल दिया है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद फिर से क्यों बढ़ गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति भारत में राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटिक और सैन्य चिंता का एक प्रमुख स्रोत है। ये चिंता, जिसे अक्सर भारतीय मीडिया द्वारा उकसाया जाता है, और निर्धारित करती है कि कैसे बायलैटरल इश्यूज आर हाईजैक्ड बाय रिएक्टिव सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक नैरेटिव्स। इन दिस कॉन्टेस्ट द हैंगओवर ऑफ इंडो चाइना वॉर इन 1962, जब कालापानी में सीमा विवाद पहले की तारीख है, विच हैज़ नॉट विदर्ड अवे इन इंडियन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। 1952 और 1969 के बीच भारत ने चीनी सैन्य खतरे को रोकने के लिए नेपाल की पश्चिमी सीमा पर 18 सैन्य चौकियों का संचालन किया, जिसमें एक कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्र भी शामिल था। बाद में नेपाल सरकार के जोरदार विरोध ने भारत को कालापानी से एक को छोड़कर सभी चेक पोस्ट को हटाने के लिए बाध्य किया। कालापानी पोस्ट की स्ट्रैटेजिक पोजीशन ने भारत को काली नदी की पश्चिमी तट पर भारत की ओर चेक पोस्ट को स्थानांतरित करने से रोक दिया है। और जैसे जैसे चीन का उदय साउथ एशिया में राजनीतिक व्यवस्था को बदलता था, भारत चीन का सामना करने की बजाय सहयोग करने का इच्छुक लगता रहा। 2015 में भारत और चीन के बीच डिस्प्यूटेड रीजन लिपुलेख के माध्यम से व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग की थी। नेपाल की संसद ने इस समझौते का विरोध किया, लेकिन उसके दो विशाल पड़ोसियों ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया।
फ्रॉम अ पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट, इंडियाज़ राइट विंग भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 से सत्ता में है और हिंदू धार्मिकता की अपनी विचारधारा के साथ बनी हुई है। एंड टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, डिस्प्यूटेड रीजन के माध्यम से सड़क का निर्माण कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए एक छोटा, आरामदायक और कम खर्चीला मार्ग बनाता है, जिसे कोई भी हिंदू भक्त बनने का सपना देखता है। दिस मेक्स अ रोड अ पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट जो भाजपा के हिंदू मतदाता आधार को आकर्षित करती है। इन प्रिंसिपल, भारतीय अधिकारी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने नेपाल के साथ असंतोष व्यक्त करने के लिए बार बार अनुचित कार्रवाई की है। उदाहरण के लिए, इन 2015 इंडिया यूनिटेरली ब्लॉक्ड नेपाल्स बॉर्डर ओवर इट्स डिससेटिस्फैक्शन विद नेपाल्स न्यूली प्रोमलगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सर्वाइवल। नेपाल ने चीन के साथ संबंधों को गहरा करने का विकल्प चुना। इसने नई दिल्ली में चिंता बढ़ा दी थी और जिसने न केवल अपने एक ऐतिहासिक सहयोगी को अलग थलग कर दिया था, बल्कि हिमालयी राष्ट्र में चीन के विस्तार के लिए एक स्थिति भी पैदा कर दी थी। इस तरह की कूटनीतिक गलतफहमी का असर इस बात पर पड़ता है कि सीमा विवादों को कैसे हैंडल किया जाता है। जेटीसी को 2007 में डिसॉल्व कर दिया गया था, जिससे सीमा विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी उच्च स्तर के राजनीतिक और ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ दी गई थी। 2014 में दोनों देशों के विदेश सचिवों ने मिलकर एक उच्च स्तरीय संवाद तंत्र का गठन किया था। फिर भी विवाद को सतहपूर्ण ढंग से हल करने के लिए नई दिल्ली की राजनीतिक इच्छाशक्ति बहुत कमजोर लगती रही और इससे पहले नवंबर 2019 में द्विपक्षीय तनाव बढ़ गया था, जब भारतीय गृह मंत्रालय ने एक अपडेटेड पॉलिटिकल मैप प्रकाशित किया था, जिसमें कालापानी के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। और वही नेपाल भारत संबंधों पर द एमिनेंट पर्सन ग्रुप IGP, जो विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक संयुक्त तंत्र ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को प्रस्तुत करने के लिए जुलाई 2018 में अपनी अंतिम रिपोर्ट समाप्त की। और फिर भी IGP लगभग 2 वर्षों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा कर रही है। और विडंबना ये है कि सीमा विवाद पर नेपाल की प्रतिक्रिया सक्रिय होने के बजाय ज़्यादातर प्रतिक्रियाशील रही है। नेपाली पॉलिटिकल सर्कल में सीमा मुद्दे ना तो स्ट्रैटेजिक थे और ना ही वास्तव में राष्ट्रवादी थे। इसके बजाय वो ज़्यादातर अवसरवादी थे, जो भारत विरोधी भावनाओं को संगठित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो भारत के साथ द्विपक्षीय विवादों से उत्पन्न होता था ताकि अपना मतदाता आधार का विस्तार किया जा सके। और फिर 20 मई को नेपाल की सरकार ने कालापानी लिम्पियाधुरा पथ के साथ एक रिवाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैप प्रकाशित किया। This welcome step reasserts the government commitment to protect sovereignty and territorial integrity. हालांकि ये कार्रवाई किस हद तक द्विपक्षीय समझ को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, ये इस बात पर निर्भर होगी कि हाउ नेपाल कैन पुश इंडिया इनटू रेगुलर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग टू जॉइंटली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। और इसके अलावा इस समस्या को कोर्डियल ढंग से हल करने के लिए शायद स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेपाल इज टू इन्वेस्टिगेट एंड कलेक्ट द हिस्टोरिकल एविडेंस दैट सपोर्ट्स इट्स क्लेम ऑफ इट्स डिस्प्यूटेड लैंड्स। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की जरूरत है जो नेपाल की पक्षपातपूर्ण राजनीति से परे हो। और उसी तरह भारत का दृष्टिकोण भी कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यदि भारत नेपाल पर दबाव बनाना जारी रखता है और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमज़ोर करता है, तो वह नेपाल को चीन के प्रभाव क्षेत्र में आगे बढ़ाकर जियोपॉलिटिक संतुलन को बदल देगा। और यदि ऐसा होता है तो लंबा सीमा विवाद साउथ एशियन रीजनल सिक्योरिटी परिसर का समर्थन करने में भारत के हित के खिलाफ गिना जाएगा और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भारत की महत्वाकांक्षा को हैम्पर करेगा। वहीं नेपाल के प्रति भारत की निरंतर एग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तथाकथित नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कमज़ोर करती है। जबकि नेपाल को भारत के साथ एविडेंस बेस्ड एंगेजमेंट के साथ फ्लेक्सिबल और रचनात्मक होने की भी आवश्यकता है। भारत को सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और स्ट्रैटेजिक नैरेटिव्स एंड पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से सीमा विवादों को अलग करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्माण करना चाहिए। And that's it from today's video. Hope you had learned something today. Thank you for watching and God bless you all.